लिखने में चैलेंज, बनाने में चैलेंज, पोस्ट प्रोडक्शन में चैलेंज, रिलीज करने में क्या इन्होंने तो उड़ती हुई लकड़ी ले ली। तो आफ्टर ये बॉम्ब ब्लास्ट, तो आपको क्या लगता है कि इसके बाद मूवी रिलीज करना कंट्रोवर्सी हो सकती है? अब आप मैडम शुभ शुभ बोलें तो ज्यादा अच्छी बात है। मतलब 14 तारीख को रिलीज होगी फिल्म। और सबसे अच्छी वजह यही है कि फिल्म बनाने की जो टेक्निक है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि बताया कि वन शॉट है, तो फिल्म जब आप देखने जाएं तो दिमाग में रखें कि हम वन शॉट फिल्म देखने जा रहे हैं। पापा चाहते थे कि आप डॉक्टर बने, तो वहां से लेके यहाँ तक की जर्नी कैसी रही आपकी? रही झूलती जालती हुई। आपको कोई थ्रेट्स आए सर? मेरे को तो मैंने कोई थ्रेट दिया नहीं किसी को उसने पर मैंने फिल्म में जो थ्रेट खाया है ना, वो देख देख के लोग कहते होंगे इसको क्या थ्रेट। आपके बोलने का ना अंदाज थोड़ा अलग है। कहने नहीं आए, सबने कहा यार कैसे बोल लेते हो, हमें भी सिखा दो। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एबीपी लाइव एज वेल एज ENT लाइव। मैं हूं आपके साथ कृतिका वर्मा। हमारी कोशिश रहती है कि हमारे हर इंटरव्यू से आप सबको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। आज का इंटरव्यू भी एक बेहद गंभीर टॉपिक और उन दर्दनाक किस्सों पे है जिससे दिल्ली और भारत आज भी दहशत में है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आई शॉ द ट्रेलर, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हाँ, बिना स्पॉइलर दिए आप हमें थोड़ा बहुत मूवी के बारे में अगर कुछ बता दें। तो ये कहानी जो है, पाकिस्तान बांग्लादेश में जो प्रताड़ित परसिक्यूटेड कम्युनिटी है, मेजरली हिंदू, सिख और आपके सिंधी लोग जो रहते हैं, उन पर तरह तरह से जुल्म हो रहे हैं वहाँ पर। और हम देखते हैं कि दुनिया में इतनी सारी मुहिम चल रही है, सेव टाइगर, सेव पांडा, सेव ऑर्चिड और सेव फलाना, पता नहीं क्या क्या। इंसान को मारा जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को नर्क से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया जा रहा है। लेकिन दुनिया ने जो है ना, उसकी तरफ नजर फेर रखी है, वहाँ कोई नहीं देख रहा। और ये चीजें हमेशा से मुझे बड़ी विचलित करती आई थी कि यार ऐसा क्यों। अभी भी आप देखेंगे यूट्यूब भरा पड़ा हुआ इस तरह की वीडियोस से। अगर आपके दिल में पत्थर नहीं दिली है तो आपको बहुत तकलीफ देगी ये चीजें। स्पेशली जो बच्ची रोती है ना, जब जो बच्ची बैठी है ऐसे, कहीं बैठी कभी खड़ी है, उसके आसपास कुछ लोग खड़े हैं और उसके माँ बाप को देख रही है उतनी दूर में, लेकिन नहीं जा सकती वो। छोटी उम्र, मतलब अभी तो उसने बचपना बस उसका निकला ही है। और उसको देखकर जो आपके दिल में जो वेदना उठेगी, वैसी वेदना ही मेरी प्रेरणा बनी और इस कहानी को मैंने आगे बढ़ाया। 2020 में आप तो दिल्ली से जानती हैं कि इन्हीं के राहत के लिए एक कानून लाया गया था। मैं कानून लाने वालों और जिस किसी भी पार्टी का मैं कोई बोल सकते हैं कि मैं कोई सहयोगी या कोई उनको एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ। मैं इन लोगों की मदद के लिए कोई भी चीज़ आई है तो मैं उसको अच्छा बोलता हूँ, क्योंकि वो अच्छाई कर रही है। एक चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, और इस कानून से किसी को बाहर निकालना का पर्पस था ही नहीं। उस बिल को पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, सबने पढ़ा, लेकिन एक बोलते हैं ना कि एक फॉल्स नैरेटिव को आप जब झूठ को चिल्ला चिल्ला कर कई बार बोलते जाओ तो वो सच की तरह सुनाई देने लगता है। तो कुछ लोगों की ये एक तरीके से कोशिश थी कि इस झूठ को सच बना दिया जाए, और वो कुछ काफ़ी हद तक सफल भी हुए। दिल्ली से निकली हुई आग देश भर में फैल गई, और मुस्लिम समुदाय स्पेशली उसमें, उनको जानकारी इतनी नहीं है। नीचे जो लोग हैं उनको ये दिमाग में बैठा दिया गया कि ये तो तुम्हारी, तो तुमको तो निकलना है यहाँ से, तुम्हें तो देश छोड़कर जाना है। और एक पैनिक क्रिएट किया गया जिससे देश का माहौल बिगड़ा, दिल्ली में हिंसा हुई, 54 लोगों की जानें गई उस टाइम। और मेरी कहानी जिस चीज का विरोध करती है, तो मेरी कहानी को कहने से रोका गया। ट्रेलर आने के बाद बहुत सारी मुश्किलें हुई। लेकिन कल का जो हादसा घटा दिल्ली में, सबसे पहले मैं जितने भी हताहत लोग हैं जिनकी जानें चली गई, उनके परिवारजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, और मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करता हूँ। यही बात जो दिल्ली में हुई थी, उसी, अब देखिए आप कि हम सोचते थे कि अब सेफ है सब कुछ,
लेकिन ये कौन सी मानसिकता है जो इस तरह से बम से लोगों को, मासूम लोगों को उड़ा देती है? यही चीज के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो इसकी तह में जो है ये घटनाएं हैं, ये संदेश है, और साथ ही एक फिक्शनल स्टोरी भी चल रही है इसमें, जो कि इन चीजों को एड्रेस करते हुए एक सॉल्यूशन भी देती है कि यार जब इतना सब कुछ घट रहा है तो फिर जिया कैसे जाए, क्यों अपने आप में चेंज नहीं लाते हैं हम, ताकि हम लोग ठीक से रह पाए एक समाज की तरह, एक देश की तरह। तो मूल में तो यही बात है। अब लोगों को ये लगता है ना कि मैं हमेशा बोलता हूँ, थोड़ा सा अलग तरीके से बोलूँगा इस बार, कि देखिए दो विचारधाराएं होती है, नेगेटिव, पॉजिटिव। आप बीमार हैं तो आप सिर्फ बीमारी कर रहे हैं, और आप उसके इलाज के बारे में भी बात कर सकते हैं। मेरी फिल्म में बीमारी भी दिखाई गई, इलाज भी दिखाया गया। इलाज के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, बीमारी को सबने पकड़ के बैठे हुए हैं। दिक्कत ये है, फिल्म ज्वलंत मुद्दों पर है, बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को एड्रेस करती है मैच्योरली। ऐसे नहीं कि मैं किसी को दोषी ठहरा दिया बस, ये आप ही हो, ऐसा नहीं है। दूसरा नैरेटिव भी है वहाँ पर। अब पब्लिक को डिसाइड करना है कि भाई ये जो है, अंत में हम उनको देते हैं ये रूम कि वो सोचे क्या करना है अब आगे, बताइए आप। और दूसरी चीज़ ये है कि ये वन शॉट में है, तो एक यूनिक फीचर जुड़ा हुआ है, रियलिटी के बहुत करीब रखेगी ये फिल्म आपको। समझिए, मेरा सवाल आपसे है कि फिल्म में आपका किरदार समाज के किस पहलू को सबसे ज़्यादा दिखाता है? मेरा किरदार इसमें एक पुलिस ऑफिसर का है जो अपने कर्तव्यों को निभा रहा है। शहर में दंगे भड़क चुके हैं और पुलिस ऑफिसर का दायित्व है कि वो कंट्रोल कर पाए उन दंगों को। और उसका भी उसमें भी एक अर्जेंसी है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प दिल्ली पहुंचने वाले हैं और दंगे अपने चरम पे हैं और वहाँ पे उनको कंट्रोल करना है। तो ये जो मेरा कैरेक्टर है, इसका नाम है शंभू तिवारी। इसको मैंने डेडिकेट किया है उन तमाम पुलिस फोर्सेस को जो उन दंगों को कंट्रोल करने में लगे थे, है ना। वो दिल्ली पुलिस के कुछ पर्सनल थे, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के थे, गाजियाबाद पुलिस जो उत्तर प्रदेश की, उसके भी कुछ पर्सनल थे। तो उन सब ने मिल के इन दंगों को कंट्रोल किया था। और एक ऐसा भी वाकया है कि जहाँ पे 250 पुलिस कर्मी थे और 25 से 30 हज़ार की भीड़ आ गई थी अचानक से, क्योंकि ये पूरे दंगे प्लान थे और पहले से इसकी साजिश चल रही थी। तो उस दौरान बहुत पुलिस वाले जख्मी हुए थे, 11 पुलिस वाले जख्मी हुए थे। एक पुलिस सीनियर कांस्टेबल थे, रतन लाल जी, उनकी डेथ हो गई थी। तो मैंने अपने इस कैरेक्टर को उनके इर्द गिर्द रखा है। उन सारों की जो मानसिकता रही होगी उस वक्त, उसको मैंने इस कैरेक्टर के लिहाज से लाने की कोशिश की है। यही है कैरेक्टर। अच्छा, मेरा ये सवाल आप सबसे ही है कि ये पहली ऐसी मूवी नहीं है जो इतिहास के ऐसे दुखित घटने को दिखाएगी। बहुत सारी मूवी आ चुकी है, जैसे कि कश्मीर फाइल, केरला स्टोरीज, और हो सकता है कल जो ब्लास्ट हुआ दिल्ली में लाल किले के पास, हो सकता है आने वाले टाइम में उस पर भी एक नई मूवी आ जाए। तो आपको क्या लगता है कि ऑडियंस इससे प्रेरित हो रही है या उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? ऑडियंस, ऑब्वियसली ऑडियंस, हमारा तो प्रयास ये कि जो हमारी ऑडियंस है वो हमारे नागरिक हैं, हमारे समाज का हिस्सा हैं, और उसको लेके थोड़ा सा वो सोचें, इस पे विचार करें। क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर डिबेट होगा, अगर डिफरेंसेस हैं तो डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए। डिबेट होगा, वाद विवाद होगा तो कुछ आगे के रास्ते निकलेंगे। इसमें तो एक और हाँ, बोलना बस ये एक और बात ये भी है कि फिल्म बनाने वाले का मोटिव क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका मोटिव सिर्फ ये है कि दंगे, ये ब्लास्ट जो है इसको बना लो, एक वर्ग को भड़का दो, एक को ये कर दो, तो फिर आप गलत है, मतलब आपका मॉडल अलग है वो। लेकिन आप उसके साथ में एक अच्छा सिनेमा भी लेकर आ रहे हैं, एक अच्छी टेक्निक भी ला रहे हैं, और सिर्फ सनसनी फैलाना, इतने बेवकूफ़ नहीं है लोग, वो अच्छी और बुरी फिल्म में फ़र्क करना जानते हैं। तो आपका मोटिव क्या है ना? आपका इंटेंट और आपका कंटेंट दोनों ही अच्छे होने चाहिए, तभी आप दिल को छूते हैं। अच्छा, सर इतनी सेंसिटिव मूवी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि थ्रेट्स तो आए ही होंगे। तो इस मूवी के दौरान क्या आप सबको कोई थ्रेट्स आए? नहीं, अभी मतलब मेरे को तो अभी फिलहाल, क्योंकि
मैंने कोई थ्रेट दिया नहीं किसी को उसमें। थ्रेड खाया है इन्होंने तो। आपको कोई थ्रेट्स आए सर? मेरे को तो नहीं, मेरे को नहीं आए, हाँ। पर मैंने फिल्म में जो थ्रेट खाया है ना, वो देख देख के लोग कहते होंगे इसको क्या थ्रेड दे। ये तो वैसे ही। सर आप बताओ कोई थ्रेड threats? मतलब वैसे हमें सोशल मीडिया पे फिल्म के ट्रेलर को देख के लोगों को आपत्ति होना, थोड़ा सा कड़वाहट पैदा होना, वो तो हो रहा है। लेकिन जब ये इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ था जनवरी एंड में, फरवरी फर्स्ट वीक में, तब मुझे 2 कॉल आए थे और प्लस 97 नंबर से थे, तो वो जाहिर सी बात है हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान के थे। इस बार नहीं आए अभी तक, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सर एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपको कितने चैलेंजेस आए ड्यूरिंग मूवी? मैं तो देखिए जब से कहानी लिख रहा हूँ तब से चैलेंज ही चैलेंज है। लिखने में चैलेंज, बनाने में चैलेंज, उसका पोस्ट प्रोडक्शन में चैलेंज, रिलीज करने में चैलेंज, सब तरफ से चैलेंज ही रहे। मैं तो 1 साल तो लीगल बैटल लड़ी मैंने इस फिल्म को रिलीज इन्होंने करने तो के लिए। उड़ती हुई लकड़ी ले ली। हाँ बिल्कुल सही है। तो अब यही है कि ना, ये तो बात होगी, परेशानी होगी। जो थ्रेट व्रेट आप जो बोल रही हैं, तो मैं सोशल मीडिया मेरा भरा पड़ा हुआ है और विरोध होते हैं। कल कोई बता रहा था कि दिल्ली में मेरे पोस्टर को चप्पल मार रहे थे कुछ लोग, मेरे फोटो को भी मार रहे थे। ठीक है, देखिए मैं इन सबको यही बोलना चाहता हूँ कि जिस दिन आप फिल्म देख लेंगे ना, आपकी सारी गलत फहमी दूर हो जाएगी कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ अलग चीज़ है, आप समझ अलग रहे हैं। सर उत्तराखंड जैसे छोटे से शहर से निकलकर एक्टिंग करना, और जिसमें सुनने में आया कि पापा चाहते थे कि आप डॉक्टर बने, तो वहां से लेके यहाँ तक की जर्नी कैसी रही आपकी? रही झूलती झालती हुई। झूलती झालती हुई। उत्तराखंड मेरी पैदाइश है। जी मेरा जन्म हुआ था वहाँ, अच्छा। पौड़ी गढ़वाल में, सुमाड़ी गांव है हमारा, और ननिहाल है नौटियाल गांव, वहाँ मैं पैदा हुआ था। जी। और रहा मैं मथुरा, क्योंकि पिताजी वहाँ पे जॉब करते थे वेटनरी कॉलेज में। क्योंकि वो वेटनरी कॉलेज में थे, क्योंकि मैंने बायोकेमिस्ट्री ले ली थी, तो वो चाहते थे कि मैं वेटनरी डॉक्टर बन जाऊँ, और मैं करता था थिएटर। तो हर माँ बाप की तरह उनकी भी यही इच्छा थी कोई सरकारी जॉब मिल जाए, पेंशन वाली, है ना। रिटायरमेंट के बाद की भी चिंता रहती है, लेकिन हम थे कि थिएटर में लगे रहते थे, और सबको दिखता था कि इसमें कुछ तो है नहीं। हमें भी कुछ नहीं मिलता था, हम बड़ी बमुश्किल से शो अरेंज कर पाते थे, किस तरह से शो करना है। जिन लोगों के पास पैसे होते थे, जो ग्रुप में काम कर रहे होते थे, वही चाय समोसे मूंगफली मंगाते थे, और बाकी हम लोग खाते थे, क्योंकि हम लोग कुछ अर्न नहीं कर रहे थे। तो मतलब आज भी वो बच्चे जो कि 20 साल के ऊपर 22-25 साल के हो जाते हैं और बढ़िया कमा रहे हैं, तो मैं यही बोलता था कि भाई इस उम्र में हम तो इल्ली थी हमारी, है ना। तो समय बहुत बदल गया है धीरे 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 धीरे, और आज की तारीख में हम जब माँ बाप बने तो हम देखते हैं कि हम तो मतलब जो बच्चे चाहते हैं हम वही करवा रहे हैं। लेकिन हमारे समय में नहीं था ऐसा। हमने बायोकेमिस्ट्री की, हमने फ्रॉक मेढक पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे मारे, उनको बेहोश किया, फिर डिसेक्ट किया। क्यों किया, किस लिए किया पता नहीं, अर्थवॉर्म पता नहीं क्या 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 करते। चूहे भी करना। वो तुमने किया होगा। हाँ हमने। हमारे कोर्स में नहीं था। तो सर आपके बोलने का ना अंदाज थोड़ा अलग है, तो कभी ऐसा हुआ कि आपके करियर के शुरुआती दौर में कुछ चैलेंजेस आए हो, या फिर इसकी वजह से कुछ स्पेसिफिक? पहले नहीं आए, सबने कहा यार कैसे बोल लेते हो, हमें भी सिखा दो। क्योंकि मैं तो हिंदी भाषी हूँ ना, और हिंदी सिनेमा करता हूँ। तो जब मैं अगर जाता था स्क्रिप्ट को किसी को, मैंने असिस्ट भी किया है डायरेक्शन में, और जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाता था तो कोई भी एक्टर जो जिसको डायलॉग बोलना, जिसको परफॉर्म करना है, वो दिखता था मेरे मुंह की तरफ, बोलते थे एक बार दोबारा बोलना। तो फिर मैं दोबारा पढ़ के सुना। मैंने कि क्या मेरा ऑडिशन ले लो भाई, मैंने कि तुमको बोलना है ये बोले नहीं यार कितना अच्छा बोल रहे हो। तो मैंने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदी परिप्रेक्ष्य से हूँ, तो मुझे पता है कि मतलब कैसे बोलना है, क्या है। दिल्ली 2020 एक ऐसी मूवी है जो 2020 दिल्ली 2020 दिल्ली सॉरी 2020 दिल्ली एक ऐसी मूवी है कि वो रिलीजन और कहीं ना कहीं सेंटिमेंट को टच करती है लोगों के। तो आफ्टर ये बॉम्ब ब्लास्ट
तो आपको क्या लगता है कि इसके बाद मूवी रिलीज करना कंट्रोवर्सी हो सकती है? अब आप मैडम शुभ शुभ बोलें तो ज़्यादा अच्छी बात है। मतलब 14 तारीख को रिलीज हो रही है फिल्म, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये जो हुई है। अब इसको नहीं मेरी फिल्म से जोड़ना चाहिए, मैं कोई लेना देना ही नहीं है ना। अब मर्जी है जिसकी, जो बोल लेता है, जो चल रहा है जो भी। लेकिन मैं तो चाह रहा हूँ कि कोई इस तरह की कोई चीज़, चाह क्या रहा हूँ, मुझे मालूम है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं में भी राहत देगी ये फिल्म जो घटी है कल ना। तो ये सोचना, ये हम लोग अभी ये मान चुके थे कि हमारे यहाँ से ना इस तरह की चीज़ें हट गई है, ब्लास्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो एक बड़ा ब्लैक फेज हमने देखा है जब कभी भी कहीं भी बम फूट जाया करता था, चाहे बॉम्बे हो, दिल्ली हो, जयपुर हो, इलाहाबाद हो, वाराणसी हो। तो बहुत कॉमन चीज़ हो गई थी रोज़मर्रा की। अभी आप शायद छोटी हो, बच्ची हो उस टाइम, लेकिन हमने देखा है वो। लेकिन ये चीज़ वापस जो रिपीट हुई है, ये बड़ी चिंता की बात है। और ऐसे में ये फिल्म जो आई है ना, ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसका मिलता जुलता सब वो दिख रहा है कि कहाँ कथानक है कि भाई इस तरह हिंसा नहीं करनी चाहिए से बोल। लेकिन आप, अगेन बात है कि उसके पॉजिटिव साइड को देखिए आप। वो आपको फिल्म ये बात के लिए प्रेरित करेगी कि नहीं, हम इस रास्ते जाना नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट टाइम है जब इस फिल्म को रिलीज होना चाहिए, जब इतना ज़्यादा बोल सकते हैं ना कि केओस हो रहा है और इतनी ज़्यादा हताहत हो गए लोग, परेशान हैं, गुस्सा है, सब कुछ है। ऐसे में मेरी फिल्म और राहत देगी, मरहम की तरह काम करेगी, उसको आना चाहिए। एक लास्ट मैसेज आप तीनों की तरफ से हमारे ऑडियंस के लिए। ये फिल्म ऑडियंस को देखनी चाहिए, क्योंकि एक तो जो सिंगल शॉट फिल्म फॉर्मेट का एक्सपीरियंस है उसका, वो पहली बार इंडियन ऑडियंस को देखने को मिलेगा, पहला। दूसरा, ये बहुत ही कुछ सच्ची घटनाओं पे आधारित है, तो आपको पता पड़े कि वो इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड है, आधारित तो नहीं है, लूजली बेस्ड ऑन ट्रूथफुल इवेंट्स। तो आपको उस बात का एहसास होगा कि किस तरह से वो साजिश रची गई थी। और एक तो आफ्टर थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप फिल्म देख के निकलेंगे तो उस पर आपको कुछ विचार करने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा। और ये 3 वजह हैं कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए, इसे एंजॉय करना चाहिए, इसे सपोर्ट करना है। और सबसे अच्छी वजह यही है कि फिल्म बनाने की जो टेक्निक है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि बताया कि वन शॉट है, तो फिल्म जब आप देखने जाएं तो दिमाग में रखें कि हम वन शॉट फिल्म देखने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एंग्जाइटी बनी रहेगी कि एक शॉट कब ख़त्म होता है, और समझ में ना आया तो फिर प्लीज़ वंस अगेन। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो फिल्म के जानकार लोग हैं वो इस टेक्निक को बड़ा समझते हैं, लेकिन ये फिल्म सबके लिए है एकदम। जिसने वन शॉट जानने की भी ज़रूरत नहीं है उसको कि वन शॉट होता क्या है, वो सिर्फ जाकर देखे। वो जो एक थ्रिल देना है वो सबको वैसा ही देगी। एक जानकार आदमी जो लर्नेड है, जो टेक्निकलिटीज को जानता है, उसको भी वही देगी। और जो कुछ नहीं जानता, एक फिल्म देखने गया, उसको और ज़्यादा मज़ा देगी, क्योंकि उसे तो मालूम ही नहीं है हो क्या रहा है। तो ये पूरी तरह से एक नया अनुभव है, नया एक्सपीरियंस है, रियलिटी के करीब है। मीडिया के लोग हैं आप कभी भी कोई चीज़ कवर करते हैं तो आप तो कट नहीं लगाते हो वहाँ पर, कम से कम है ना। पत्थर ऐसे नहीं मारा, वैसे मारो, मैं इधर से लूंगी, ऐसे तो नहीं करती हैं आप, है ना। तो लेकिन हमने तो सब कुछ तैयारी की है, अच्छे से दिखाया भी है, लेकिन तरीका वही है कि ज़िंदगी में जैसे कट नहीं होता। हम घर से निकली आप और यहाँ बैठ गई, अब यहाँ से जाएंगी तो कोई कट तो नहीं होगा कि आपने बीच के आधा घंटा गायब करके सट्ट से घर पहुँच गई, ऐसा नहीं होता ना। बस तो यही ज़िंदगी है, और ज़िंदगी को करीब से दिखाने की कोशिश है। एक नया अनुभव, मतलब भारतीय दर्शकों ने, बाहर तो हुआ है काफ़ी, पहली बार देखेंगे ये। हमारे यहाँ कुछ 2-3 मिनट के शॉर्ट्स हो जाते हैं, कोई गाना हो जाता है, उसके बड़ी चर्चा होती है, लेकिन ये पूरी फिल्म 2 घंटा 16 मिनट का एक शॉट है। इस शॉट को देखिए, देश की ज्वलंत समस्याओं का को भी एड्रेस करती है फिल्म, और एक ट्रीट है, एक थ्रिल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बस आपको एक ज्ञान दे देगी, प्रीचिंग कर देगी, नहीं, आपको मज़ा भी आने वाला है इसमें। तो प्लीज़ गो एंड वॉच 14 नवंबर आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में 2020 दिल्ली को ज़रूर देखिए। आई होप आपकी आने वाली फिल्म लोगों को प्रेरित करे और बहुत ही अच्छा करे बॉक्स ऑफिस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कृतिका। थैंक यू।